फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी का ग्रीन सिग्नल, कल ही बॉर्डर पर राफेल वो करेगा जो पाकिस्तान को हिलाकर रख देगा, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। पीएम मोदी का एक फोन कॉल और मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन कैसे खींच ली, आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान पर बड़े एक्शन से पहले देश भर में वॉर की जबर मॉक ड्रिल हुई है। हर हिंदुस्तानी कैसे तैयार है, आज आपको देखना चाहिए। पाठशाला में मॉक ड्रिल की ऐसी फुल डिटेल दिखाऊंगा जिसे देख लिया तो घर बैठे आप वॉर रेडी होंगे। इधर एनएसए अजीत डोभाल से मिले पीएम मोदी, उधर युद्ध की तारीख का ऐलान किसने कर दिया। पीएम मोदी पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी में, उधर राहुल खड़गे अखिलेश ने गजब कांड किया हुआ है, आज आपको वो भी देखना चाहिए। मदद के लिए गिड़गिड़ाते पाकिस्तान की बंद कमरे में चीचा लेदर कैसे हुई और चीन ने भी धोखा दे दिया। भारत का वो हथियार जो पाकिस्तान को दिखाई नहीं देगा लेकिन कराची से लेकर ग्वादर पोर्ट तक में तबाही मचा देगा, आज आपको वो हथियार दिखाऊंगा। भारत के ऐसे खतरनाक हथियारों का चैप्टर जो मुनीर, हाफिज सईद और दाऊद सबका बीपी लो कर देगा। और बड़ा धमाका हुआ है और 6 पाकिस्तानी सैनिक मर गए। पाकिस्तान के अंदर वॉर शुरू हो चुकी है क्या, आज इसका भी चैप्टर। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान और भारत के बीच जो स्थिति बनी है उससे जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। युद्ध का सायरन बजने वाला है, पूरा देश तैयार है। कल मॉक ड्रिल होनी है लेकिन पाकिस्तान की सांसें आज ही अटक गई। पाठशाला के चैप्टर 1 में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी का ग्रीन सिग्नल कौन सा मिला है कि कल ही बॉर्डर पर राफेल वो करेगा जो पाकिस्तान को हिलाकर रख देगा। पाकिस्तान पर बड़े एक्शन से पहले देश भर में वॉर की जबर मॉक ड्रिल की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा और युद्ध की तारीख आ गई है क्या, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन शुरुआत भारत पाकिस्तान से जुड़ी 5 ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पाकिस्तान पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त, पीएम मोदी ने इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। पहले के दौर में कोई एक्शन लेने पर दुनिया की चिंता हुआ करती थी। पहले बड़ा कदम उठाने से पहले सोचते थे कि दुनिया क्या सोचेगी। हमारे लिए हर फैसले की कसौटी नेशन फर्स्ट है। पीएम मोदी ने अब से कुछ मिनट पहले यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाई, दुनिया के बारे में पहले सोचने वाला भारत हुआ करता था, अब हम दुनिया क्या सोचेगी नहीं सोचते, हम नेशन फर्स्ट लेकर चलते हैं। अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत में ही रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। अब से कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर फाइनल एक्शन होने से पहले यह बड़ा बयान आया है और इसमें उन्होंने क्लियर संकेत दे दिया है कि दुनिया क्या बोलती है हम नहीं सोच रहे बॉस, हेंगे पे दुनिया, हम भारत का हित देख रहे हैं और भारत का पानी भारत में रहेगा, भारत के हक में बहेगा। यानी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान सूखे से भी मरेगा और बाढ़ से भी मरेगा। तो पहली बड़ी न्यूज आ रही है नरेंद्र मोदी के इस बयान से जुड़ी हुई। पीएम मोदी का मैसेज क्लियर है कि बड़ा कदम भारत उठाने जा रहा है और इसमें भारत यह नहीं सोचेगा कि दुनिया क्या सोचेगी। इस पर इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं। पाकिस्तान पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं पीएम मोदी। पाकिस्तान पर एक्शन से पहले नरेंद्र मोदी की लगातार हाई लेवल मीटिंग आज भी हुई है। लगातार दूसरे दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल से पीएम मोदी की मुलाकात हुई है और 40 मिनट तक पीएम मोदी और अजीत डोभाल की मीटिंग चली है। सोमवार को भी अजीत डोभाल से पीएम मोदी मिले थे और तब यह मीटिंग थोड़ी और लंबी चली थी। आज भी अजीत डोभाल से पीएम मोदी मिले हैं, जो कि सीधा सीधा संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, जो एक्शन प्लान तैयार हुआ है, उस पर हर रोज क्या तैयारी पूरी हो चुकी है, इसका अपडेट अजीत डोभाल दे रहे हैं। लगातार अजीत डोभाल का पीएम मोदी से मिलना सीधा संकेत है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर चौतरफा एक्शन जो हो रहा है या होने वाला है, दोनों की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। पाकिस्तान को चौतरफा घेरा हुआ है नरेंद्र मोदी ने और इस चक्रव्यूह में पाकिस्तान ऐसा फंसा है कि उसका बचकर निकलना नामुमकिन होता जा रहा है। और नरेंद्र मोदी, आप सोचिए, पाकिस्तान पर फाइनल एक्शन से पहले किस कदर तैयारी कर रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएगी। बहुत बड़ी खबर आ रही है मुस्लिम देश से। पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम देश एक एक करके पाकिस्तान का साथ छोड़ रहे हैं। कतर ने भी आतंकी पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। कतर के आमिर से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की है
पाकिस्तान के खिलाफ भारत को कतर का फुल सपोर्ट है, यह कह दिया है वहां के आमिर ने। आतंक को खत्म करने में कतर पीएम मोदी के साथ खड़ा है। आप सोचिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि नरेंद्र मोदी फाइनल एक्शन और बहुत बड़े एक्शन के पहले हर एक तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे आप बहुत बड़े एग्जाम के लिए जाते हैं, आप सारी चीज चेक करते हैं कि मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया कि नहीं, ये नोट्स देख लिए कि नहीं, वो रिवीजन कर लिया कि नहीं, मेरा कॉपी पेन सब सही जगह है कि नहीं, सारी चीजें, आई कार्ड सही जगह है कि नहीं। नरेंद्र मोदी इस वक्त यही कर रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह ठोकने के पहले एक एक दरवाजा चुन चुन के बंद कर रहे हैं जहां से पाकिस्तान निकलने का प्रयास करेगा। आप सोचिए, मुस्लिम देश कतर इस वक्त भारत के साथ खड़ा हो गया और पाकिस्तान को कोहनी मार दी कि हट, तेरे साथ नहीं आता मैं। यह पाकिस्तान के लिए नया झटका है, क्योंकि अब सऊदी अरब और कतर जैसे मुस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर बड़ा हमला हो गया है। आईईडी धमाके में पाकिस्तानी सेना का टॉप कमांडर मारा गया है और हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए, 5 के घायल होने की खबर है। यानी पाकिस्तान के अंदर ही एक वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया। बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान की सेना बलोच आर्मी से मार खा रही है। और आप गाड़ी की हालत देखिए बॉस, बलोच आर्मी ने क्या हालत कर दी है पाकिस्तानी सैनिकों की गाड़ी की। इसमें 6 पाकिस्तानी सैनिक मर गए और टॉप कमांडर उनका मारा गया है। और ये पाकिस्तान के अंदर जो वॉर छेड़ दी है बलोच आर्मी ने, उसका सबूत है। बलोच आर्मी कह रही है उधर भारत शुरू करेगा अटैक, इधर से हम बलूचिस्तान छुड़ा लेंगे, निकाल लेंगे। पाकिस्तान के टुकड़े होना लगभग तय होता जा रहा है। पाकिस्तान में मचे हड़कंप से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताऊं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आईएसआई हेडक्वार्टर गए हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा लिया है। भारत के हमले की स्थिति में क्या तैयारी है भाई, उन्होंने पूछा कि जरा दिखाओ भाई आईएसआई वाले भाई, तुम लोगों के पास क्या खबर है, भारत क्या कर रहा है, कुछ तो बताओ। हम तो बाहर बहुत रोना रो लिए कि अभी होगा, तभी होगा, ये होगा, वो होगा। आईएसआई क्या किए बैठे हो तुम। पाकिस्तान में आप सोचिए किस लेवल का हड़कंप मचा है कि खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आईएसआई के हेडक्वार्टर जाकर रिपोर्ट लेनी पड़ रही है कि भाई बता तो दो कि भारत में के हमले में हम जिंदा बचेंगे या नहीं। मोदी क्या करने जा रहे हैं, कोई खबर है क्या तुम्हारे पास? खुफिया एजेंसी हो, कोई खुफिया जानकारी है क्या तुम्हारे पास? कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को नया एनएसए भी नियुक्त किया है। तो लगातार बड़ी खबरें पाकिस्तान से जुड़ी भी आ रही हैं, भारत से जुड़ी भी आ रही हैं। और इसी बीच पाकिस्तान की सांसें अटका देने वाली सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज की आपको बताता हूं। पाकिस्तान बॉर्डर पर राफेल गरजने वाला है। बॉर्डर के पास 2 दिन एयरफोर्स का युद्धाभ्यास चलेगा। नरेंद्र मोदी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 7 और 8 मई को राजस्थान में एयरफोर्स का बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है। भारत की तरफ से युद्धाभ्यास का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी राफेल से लेकर जैगुआर से लेकर मिराज से लेकर सुखोई 30 तक भारत के सबसे शक्तिशाली जो फाइटर जेट्स हैं वो बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास करेंगे। और आप सोचिए पाकिस्तान की हालत क्या होगी। कहीं कोई धीरे से घुस गया, कांडी है फिर भैया, तुम तैयार रहना। इंडियन एयरफोर्स राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास करने जा रहा है। बॉर्डर पर एयरफोर्स के युद्धाभ्यास में राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल होगा, जिससे पूरा पाकिस्तान कांपता है। राफेल को फिलहाल दुनिया का सबसे खतरनाक और आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है। राफेल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में कैपेबल है। राफेल में मेटियोर और स्कैल्प जैसी घातक मिसाइलें लगी होती हैं, जिनका निशाना अचूक होता है। राफेल 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ऐसा लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास है ही नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा पाकिस्तान राफेल से घबराया हुआ है। राफेल को देखकर पाकिस्तान का हाल ऐसा हो जाता है कि कुछ दिन पहले पीओके के पास 2 रात लगातार राफेल उड़ा तो पाकिस्तान सदमे में था। रात भर सोया नहीं कि बाप रे बाप राफेल उड़ रहा है पीओके के पास, कहीं आज ही रात एक्शन ना हो जाए। और अब आप सोचिए 2 दिन उधर 2 रात नहीं सोने दिए, अब 2 दिन नहीं सोने देंगे नरेंद्र मोदी। राफेल उड़ेगा पाकिस्तान बॉर्डर पर। इस बड़े सैन्य अभ्यास में जैगुआर फाइटर जेट भी होंगे। 1999 में करगिल युद्ध में भारत की जीत में जैगुआर की अहम भूमिका थी। जैगुआर की वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आया था और उल्टे पैर भागने को मजबूर हुआ था। जैगुआर को उस समय टोही मिशन और प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए तैनात किया गया था। करगिल युद्ध में जैगुआर ने हाई एल्टीट्यूड वाले टारगेट्स पर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट के साथ हमले किए थे। जैगुआर के हमले से पाकिस्तानियों के पैर उखड़ गए थे
अब अगर युद्ध होता है तो जैगुआर भारत की एयरफोर्स में फिर से बड़ी भूमिका निभाएगा। ये आप जैगुआर की तस्वीर देख रहे हैं, इससे पहले राफेल देख रहे थे। अभी पाकिस्तान को और बुखार छूटेगा उसका, क्योंकि सिर्फ जैगुआर और राफेल नहीं है, कल वहां पर मिराज की गूंज भी सुनाई देगी। बॉर्डर पर इस सैन्य अभ्यास में वायुसेना का मिराज 2000 भी दम दिखाएगा। ये देखिए मिराज 2000 आसमान में सीधी लड़ाई और सटीक जमीनी हमलों के लिए जाना जाता है। यह हवा से हवा में चलने वाली मिसाइल से लैस होता है। इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब होते हैं जो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। मिराज 2000 का इस्तेमाल कई देशों की वायुसेना करती है। फ्रांस की वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। यूक्रेन युद्ध में मिराज 2000 इस्तेमाल हो रहे हैं और इस लड़ाकू विमान को न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। मिराज 2000 का तो नाम सुनकर पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज 2000 ही पाकिस्तान में घुसे थे। मिराज 2000 को भारत सटीक हमलों के लिए इस्तेमाल करता है। करगिल युद्ध में मिराज 2000 ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। 2015 में भारत ने मिराज 2015 को अपग्रेड करके ज्यादा ताकतवर बना लिया था। और मिराज के साथ साथ अब तो राफेल भी है भाई। राफेल के साथ भारत का सुखोई 30 MKI भी बॉर्डर पर अपनी ताकत दिखाएगा कल। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक है। अब देखिए सुखोई की ताकत, जो हवा से सतह पर मार करती है। इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है कि भाई तेल खत्म हुआ, हवा में भर दिए। सुखोई अपने साथ 12 टन तक के हथियार ले जा सकता है। सुखोई 30 MKI एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज ने फ्रंट से लीड किया था, आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। उस वक्त सुखोई फाइटर जेट मिराज को एस्कॉर्ट कर रहे थे, यानी मिराज को कवर देते हुए चल रहे थे। अब आप सोचिए कल सुखोई भी उड़ेगा, कल मिराज भी उड़ेगा, जैगुआर भी उड़ेगा, Su-30 भी उड़ेगा और ये सारे पाकिस्तान के बॉर्डर पर उड़ेंगे। और मैं आपको दिखाता हूं ये ड्रिल कहां पे होने वाली है। मैप दिखाइए जरा आपको, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पर ये होने जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये इंटरनेशनल बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये भारत का इलाका, ये जोधपुर आप देख रहे हैं और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं कराची, यहां पर इधर पाकिस्तान का इलाका और बिल्कुल बॉर्डर पर यहां पाकिस्तान और यहां पर आप सोचिए बॉर्डर पर सुखोई उड़ेगा, राफेल उड़ेगा, मिराज उड़ेगा और वहां पर जैगुआर उड़ता हुआ। मतलब पाकिस्तान के घर घर में गूंज सुनाई देगी कल कि भाई राफेल आ रहा है, राफेल आ रहा है। जब भी इस तरह के युद्धाभ्यास होते हैं तो उससे संबंधित अलर्ट भी जारी किया जाता है ताकि सबको पता रहे कि युद्धाभ्यास ही कोई हो रहा है, कोई जंग नहीं हो रही। इस अलर्ट के लिए नोटाम जारी किया जाता है। आप भी बहुत सुन रहे होंगे नोटाम जारी हुआ, नोटाम जारी हुआ। नोटाम होता क्या, वो आपको बता रहा हूं कि भाई आप पहले बता देते हैं कि मैं युद्ध अभ्यास करने जा रहा हूं। नोटाम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन, यानी एयर स्पेस में जो गतिविधियां होने वाली हैं उसके लिए अलर्ट दिया जाता है। जैसे कल के लिए जो नोटाम जारी हुआ है उसमें युद्धाभ्यास की तारीख, जगह और टाइम भी लिखा हुआ है। इससे दूसरे देशों को भी अलर्ट मिल जाता है और भारत में जो लोग एविएशन सेक्टर से जुड़े हैं उन्हें भी जानकारी मिल जाती है। इससे फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़े लोगों को एयर स्पेस में होने वाले बदलाव की रियल टाइम जानकारी मिलती है। इस तरह के नोटिस फ्लाइट सेफ्टी के लिए जरूरी होते हैं। तो अगली बार आप जब नोटाम सुनिएगा तो समझ जाइएगा कि भाई ये कोई ऑपरेशन होना था, मतलब ड्रिल होनी थी, उसके पहले उसके लिए ये जारी किया गया और इसका मतलब जो है वो होता है नोटिस टू एयरमैन। नोटाम, नोटिस टू एयरमैन, जिससे आप सामने वाले को बता देते हैं कि भाई अभी ठोकने नहीं आ रहे हैं, थोड़ा और इंतजार करो, अभी टाइम। इंडियन एयरफोर्स की ताकत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत तो आपने देखी, अब देखिए भारत के मुकाबले पाकिस्तान की एयरफोर्स कितने पानी में है। भारत के पास कुल 2229 एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 1399 एयरक्राफ्ट। भारत के पास 513 फाइटर एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के पास मात्र 328 और भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर हैं जबकि पाकिस्तान के पास 373। भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर है, पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर है और भारत के पास 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 27। यानी हर मामले में पाकिस्तान जो है वो भारत से बहुत पीछे है और वो कुछ भी नहीं कर पाए। इसी बीच पाकिस्तान से एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। पाकिस्तान ने बता दी है भारत के हमले की तारीख। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने बड़ा बयान दिया है। अब्दुल बासित ने कहा है कि 10 या 11 मई को भारत बड़ा एक्शन कर सकता है। रूस में विक्ट्री डे परेड के बाद भारत कोई एक्शन लेगा, ये अब्दुल बासित दावा कर रहे हैं कि भाई 10 मई या 11 मई पाकिस्तान की जान गई, ऐसी वाली स्थिति बन सकती है। ये पाकिस्तान के
जो उच्चायुक्त रहे हैं अब्दुल बासित, वो दावा कर रहे हैं। हालांकि ये वही पाकिस्तान है जो आपको याद होगा पहले कह रहा था कि भारत 48 घंटे में हमला कर देगा। आपको याद है ना, वहां के रक्षा मंत्री कहते हैं वी हैव क्रेडिबल एविडेंस कि भारत 36 से 48 घंटे में हमला कर देगा। 48 घंटे गुजर गए। फिर इनका जो आईएनबी मिनिस्टर था वो रात में 2 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि भाई मेरे पास खबर आ गई है, इंडिया ठोक देगा 24 से 36 घंटे में। वो भी निकल गया। अब इनका नया चिलगोजा आया है जो कह रहा है कि 10 मई और 11 मई को हमला होगा। भाई पहले तो तुम लोग मन बना लो। और क्रेडिबल एविडेंस जो बोलते हो उसका कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है तुम्हारे देश की तरह। ना तुम्हारे देश की क्रेडिबिलिटी, ना तुम्हारे एविडेंस की कोई क्रेडिबिलिटी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, आप सोचिए, इन लोगों का बुखार छुड़ा के रखा हुआ। ये लोग गेस कर रहे हैं कि भाई आज तो नहीं होगा, कल तो नहीं होगा, परसों तो नहीं होगा। यानी नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की हालत वैसी कर दी है कि फांसी का फंदा गले में लगा दिया है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। अब उसको सोचने के लिए छोड़ दिया है कि तुम सोचो कब मैं लीवर खींचूंगा। वो भाई की सांस अटकी है कि पता नहीं कब पैर के नीचे से जमीन निकलेगी, सांस चली जाएगी। वो रोज मर रहा है, जिएगा क्या? पाकिस्तान में जो खौफ का माहौल है वो ऐसे ही नहीं है। भारत की तैयारियों को देखकर ही पाकिस्तान का गला सूख रहा है, क्योंकि भारत में पीएम मोदी नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी तैयारियां हो रही हैं जो सालों से नहीं हुई। अब तो लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि पीएम मोदी कुछ बड़ा ही करेंगे बॉस। ये उसी का हिसाब किताब दिख रहा है। कुछ दिनों की बात है बस, जब पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्शन भी होगा जिसकी उम्मीद देश पीएम मोदी से कर रहा है। पीएम मोदी के इरादे और प्लानिंग किस लेवल के हैं, इसी से पता चल रहा है कि पूरे देश में युद्ध से निपटने की तैयारी हो रही है। मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है देश में। 54 साल के बाद सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी। पूरा देश कुछ देर के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। क्या यह युद्ध शुरू होने का पहला संकेत है, लोग यह भी पूछ रहे हैं। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद आतंक और आतंक के समर्थकों पर तगड़े एक्शन की मांग पूरा देश करता है। पीएम मोदी पूरी तसल्ली से तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान पर एक्शन होगा, अब यह कंफर्म हो चुका है। कल वॉर मॉक ड्रिल होनी है, लेकिन उससे पहले ही आज देश के कई इलाकों में मॉक ड्रिल का ट्रायल भी हो गया। युद्ध के लिए देश की तैयारियां किस लेवल की हैं, हर भारतीय कैसे तैयार है, और अगर यह चैप्टर आपने घर बैठे देखा तो आप भी तैयार हो जाएंगे। पहले उसका एक ट्रेलर देखिए। पे स्ट्रक्चर नहीं था और हवाई हमला हुआ, सर मौके पे स्ट्रक्चर नहीं होता है। अच्छा। तो जो है उसी को सर शस्त्र बनाया जाता है। 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। कहीं वॉर की सिचुएशंस बन जाती है तो हमें कैसे उसको फेस करना और कैसे बचाव करना है, ये हमें यहाँ पे सिखाया गया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया है कि युद्ध के लिए देश को तैयार रहना चाहिए। भारत में आतंक फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा और पूरी तैयारी के साथ होगा। और उसी का एक हिस्सा कह लीजिए मॉक ड्रिल है, जिसका आज ट्रायल किया गया। देश के कई शहरों में आज मॉक ड्रिल से पहले उसका ट्रायल हुआ है। मॉक ड्रिल का मकसद और उसमें शामिल एजेंसियों के बारे में आपको बताऊंगा। पहले देखिए कि मॉक ड्रिल के ट्रायल के दौरान कैसा माहौल था। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में तो सेना के जवानों ने भी मॉक ड्रिल की। युद्ध होने पर किस तरह से ऑफेंसिव एक्शन होगा और कैसे दुश्मन को पस्त किया जाएगा, यह सब मॉक ड्रिल में दिखा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत की सेना हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार है। कल होने वाली मॉक ड्रिल से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। देश भर के 300 जिलों में कल एक साथ मॉक ड्रिल होगी। परमाणु संयंत्र, रिफाइनरी, डैम और सैन्य ठिकानों पर भी मॉक ड्रिल होगी। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अभ्यास में शामिल होंगे। होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस और वॉलंटियर्स भी इसमें शामिल होने वाले हैं। एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन रेडियो लिंक भी टेस्ट होगा कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। यानी मॉक ड्रिल भी उस बड़े लेवल पे हो रहा है, शायद जिस बड़े लेवल पर नरेंद्र मोदी एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, इसलिए यहां ज्यादा फोकस है और इसी वजह से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल का ट्रायल हुआ। कुलगाम में भी सेना ने अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया है।
मॉक ड्रिल के दौरान काउंटर एक्शन और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों पर जोर दिया गया, यानी दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ अपने लोगों को बचाने का काम बखूबी किया गया। आप देखिए कैसे दिखाया जा रहा है कि कोई घायल हो गया, कैसे उसको लेकर निकलना है, ये सब मॉक ड्रिल हुआ है। इसी तरह से जम्मू के एक स्कूल में बच्चों को मॉक ड्रिल के बारे में बताया गया। हमला होने पर किस तरह से खुद को बचाना है, यह पूरी जानकारी देखिए बच्चों को दी गई कि भाई अगर सायरन बजता है, कोई हवाई हमला हो सकता है, धमाका हो सकता है, उस दौरान क्या करना है, जमीन पर लेट जाना है और वहां पर अपने कान बंद कर लेने हैं, मुंह को नीचे की तरफ रखना है, सिर को ढक लेना है। ये देखिए, अगर आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई आपको जो टेबल है, जो बेंच है, उसके नीचे घुस जाना है, क्योंकि भाई कोई हमला हुआ, कुछ ऊपर से सीलिंग टूट के गिरी, कुछ गिरी तो सर पे गिर सकती है। तो इसलिए बच्चों को सिखाया गया कि जैसे ही सायरन सुनाई दे सीधा बेंच के नीचे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देता हूं। युद्ध के सायरन 2 से 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देंगे। ये आम अलार्म या फिर एम्बुलेंस के सायरन जैसा नहीं होगा, ये तेज आवाज वाला वार्निंग सिस्टम होगा, जैसा शायद अभी आप स्क्रीन पर सुन रहे हैं। 120 से लेकर 140 डेसिबल तक की आवाज होगी, ताकि दूर दूर तक 5 से 7 किलोमीटर दूर के दायरे में लोगों को सुनाई देगा कि भाई अलार्म बज गया है और एक्शन करना है। क्या ये मॉक ड्रिल आपके शहर, आपके जिले में भी होगा? क्या युद्ध से अलर्ट करने वाला सायरन आपके इलाके में भी बजेगा? आपको यह भी बताता हूं। सबसे पहले बात उन राज्यों की जो बॉर्डर स्टेट है, जहां पर यह होना है। भाई जम्मू कश्मीर के 20 जिले जहां पर मॉक ड्रिल होना है कल, पंजाब के 20 जिले, गुजरात के 18 जिले और राजस्थान के 28 जिले, यानी जो बॉर्डर का इलाका है वहां के जिले सबसे ज्यादा जो हैं वो रखे गए मॉक ड्रिल के। ये चारों राज्य हैं जहां भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। कल यूपी में भी कई शहरों में मॉक ड्रिल होगा। वाराणसी में सुबह 6 बजे से मॉक ड्रिल की शुरुआत हो जाएगी। बरेली में रात 8 बजेगा और ब्लैकआउट का सायरन बजेगा। 10 मिनट के ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की जाएगी बरेली के अंदर रात 8 बजे, और वाराणसी में सुबह 6 बजे मॉक ड्रिल शुरू होगा। वाराणसी के लोग, आपको सुबह 6 बजे सायरन सुनाई देगा और मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी कि भाई अगर कुछ होता है सुबह सुबह तो क्या करना है। भारत की ये तैयारियां देखकर पाकिस्तान की हालत खराब है। जब अभी ये हाल है तो युद्ध होने पर क्या होगा? आपको भारत की तैयारियों की एक और तस्वीर दिखाता हूं। लखनऊ में आज मॉक ड्रिल के ट्रायल के दौरान पूरा जंग जैसा माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध शुरू हो चुका है और उसी हिसाब से मॉक ड्रिल हुई। एकदम क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। मॉक ड्रिल में शामिल हर आदमी अपना काम बखूबी निभा रहा था। जरा इस मॉक ड्रिल पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर जयपुर से क्या बड़ी खबर आ रही है वो बताता हूं। सायरन बज गया है, ये मॉक ड्रिल हो रही है, ये बताना बहुत जरूरी है। और कैसे सिविल डिफेंस के लोग खुद को तैयार कर रहे हैं। सायरन के बजते ही लोग अपनी अपनी जगहों पर लेट गए, अपने उंगलियों से कानों को ढक लिया और तैयार हो गए। तो युद्ध से निपटने की कड़ी में कई जगह आग जैसी घटना भी सामने आ सकती है। तो देखिए उसका कैसे रिहर्सल किया जा रहा है, तब उस वक्त बचाव कैसे किया जाएगा। आग को बुझाने के लिए कैसे त्रिपाल को सारे पुलिसकर्मी लेंगे, उसे बुझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई घटनाएं घट सकती हैं। कोई अगर अनहोनी होती है तो उस वक्त की क्या स्थिति रहेगी? देखिए ये कोई अनहोनी हुई है, कैजुअलिटी हुई है, ये कैजुअलिटी हुई है, उस वक्त क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? इसमें स्ट्रेटेजी है कि घायलों को पहले हम लोग अस्पताल लेके जाएंगे। ये दूसरे घायल है, यहाँ पे इंतजार नहीं किया कि आप त्रिपाल ने कंधे पर उठाकर, ये कंधे पर लेकर आप ऐसे ले जाएंगे उस वक्त। जी सर जी। आप देख रहे हैं डिटेलिंग, एक एक चीज की जानकारी दी जा रही है कि कोई घायल हो गया तो कैसे कंधे पे ले जाना है, आग कहीं लगी हुई है तो कैसे बुझाना है, कैसे चादर लाना है या कंबल लाना है गीला करके और उस पर रख देना है, कहीं भी आप हैं कैसे झुक जाना है, कैसे छिप जाना है, क्या करना है। मॉक ड्रिल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। कल शाम 4 बजे एक साथ सायरन बजाए जाएंगे। मॉक ड्रिल को लेकर कलेक्टर कार्यालय में बैठक हुई है। रात के समय ब्लैकआउट का सायरन बजेगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और ये आपको खबर बता रहा हूं जयपुर के लिए कि जयपुर में भी कल शाम 4 बजे एक साथ सायरन बजेगा और ब्लैकआउट का सायरन भी बजेगा शाम को, यह भी बताया जा रहा है। अब आपको बताता हूं कि मॉक ड्रिल में कौन कौन सी एजेंसियां शामिल हैं, कितने लार्ज स्केल पर मॉक ड्रिल में आम लोगों के अलावा भाई जिला प्रशासन से जुड़े लोग शामिल होंगे, डिफेंस फोर्सेस शामिल होंगे, पैरामिलिट्री, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग, एनसीसी के कैडेट्स, नेशनल सर्विस स्कीम से जुड़े हुए लोग, रेलवे, मेट्रो स्टाफ, स्टूडेंट, सबको कहा गया है कि मॉक ड्रिल में सारे लोग शामिल होंगे। तो ये आपको राजस्थान का हिसाब बताया, देश में कौन कौन शामिल होगा वो बताया। अब गुजरात में जो मॉक ड्रिल होगी
उससे जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देता हूं। गुजरात में भी शाम 4 बजे मॉक ड्रिल होगी और गुजरात में शाम 7:30 बजे ब्लैकआउट का टाइम रखा गया है। मॉक ड्रिल में 57,000 लोग हिस्सा लेंगे। तो गुजरात जो कि बॉर्डर स्टेट है, वहां पर भी बड़ी तैयारी हो रही है। गुजरात में ब्लैकआउट का भी अभ्यास होगा और वहां पर 57,000 लोग अलग अलग जिलों में जहां मॉक ड्रिल होगा इसका हिस्सा बन रहे होंगे। देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी, लेकिन सवाल है कि 244 जिले कैसे तय हुए और इन 244 जिलों में ऐसा क्या है जो यहां मॉक ड्रिल हो रही है। जिन जिलों में मॉक ड्रिल हो रही है वो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये ऐसे जिले हैं जो बॉर्डर से लगे हुए जिले हैं, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है। तो जो बॉर्डर जिले हैं और वहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, मिलिट्री बेस है, रिफाइनरी है, पावर ग्रिड है, पोर्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं, कंटोनमेंट एरिया है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इस तरह से जहां जहां इलाके हैं वहां पर ये ड्रिल ज्यादा हो रही हैं। इसके अलावा घनी आबादी वाली जगह, मेट्रो शहर, ये सब भी इसी कैटेगरी में आते हैं और इसलिए इन जगहों को बहुत ध्यान से चुना गया है जहां जहां मॉक ड्रिल हो रही है। बिहार में मॉक ड्रिल को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है आपको वो भी बता देता हूं। पटना में कल शाम 6:58 पर 80 जगहों पर एक साथ सायरन बजेंगे। शाम 7 बजे से 10 मिनट के लिए पटना में भी ब्लैकआउट होगा। 10 मिनट तक घरों, दुकानों और गाड़ियों की लाइट्स बंद रहेंगी। पटना के अलावा पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और बेगूसराय में भी मॉक ड्रिल होगा। तो बिहार में भी कई जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल होना है और बिहार के लिए समय चुना गया है 6:58। 10 मिनट का ब्लैकआउट, सायरन बजेगा और आपको जो है वो ब्लैकआउट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि भाई ब्लैकआउट होने जा रहा है। मॉक ड्रिल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सायरन की आवाज। अगर युद्ध होता है तो पब्लिक के लिए अलर्ट जारी होगा और संवेदनशील इलाकों में लोगों को घरों से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। पब्लिक को सायरन की आवाज के जरिए ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। युद्ध के समय बजने वाले सायरन सिर्फ आवाज या शोर नहीं बल्कि एक कोड की तरह होते हैं जिसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। सायरन 3 तरह से बजाए जाते हैं युद्ध के समय और इसके 3 मतलब होते हैं, आपको समझना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पाठशाला का यह चैप्टर देखिएगा तो आप युद्ध के लिए तैयार रहिएगा। पहले तरह का सायरन बजता है मतलब खतरे की आहट है, सतर्क हो जाओ। जब दूसरा सायरन बजता है, पहला बजा तो अलर्ट हो, दूसरी बार सायरन बजा तो फौरन सुरक्षित जगह पर चले जाना है और जब तीसरी बार सायरन बजता है तो इसका मतलब होता है कि खतरा टल गया है लेकिन सावधानी जरूरी है। यानी 3 बार सायरन बजने के 3 अलग अलग मायने। पहली बार में अलर्ट, दूसरी बार में छुपो, सेफ जगह चले जाओ और तीसरी बार सायरन बजा मतलब अब खतरा टल गया है लेकिन सावधानी बरतो। मॉक ड्रिल को लेकर एक और बड़ी जानकारी आ रही है, वो भी आपको बता दूं। हैदराबाद में 4:30 बजे मॉक ड्रिल होगी। 4:30 बजे मॉक ड्रिल के सायरन हैदराबाद में बजेंगे, यह बताया जा रहा है। इसी तरह से चंडीगढ़ को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ की खबर बताइए। चंडीगढ़ में कल शाम 7:30 बजे मॉक ड्रिल होगी, यह बताया जा रहा है। चंडीगढ़ में सायरन की आवाज के साथ वहां ब्लैकआउट हो जाएगा, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। और मॉक ड्रिल का अहम पार्ट ब्लैकआउट होता है। अब आपको बताता हूं यह ब्लैकआउट क्या होता है। सायरन से क्या होता है आपने समझ लिया, अब ब्लैकआउट को समझिए। ब्लैकआउट यानी किसी एक इलाके में पूरी तरह से अंधेरा कर देना। युद्ध के समय ब्लैकआउट जान बचाने में और दुश्मन से बचने में बहुत काम आता है। पंजाब जो बॉर्डर स्टेट है वहां के फिरोजपुर में ब्लैकआउट का ट्रायल भी लिया गया था। इस दौरान कुछ देर के लिए पूरा शहर अंधेरे में डूब गया था। सारी लाइट ब्लैकआउट के समय ऑफ कर दी जाती है। ब्लैकआउट को अगर वॉर स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो यह दुश्मन को चकमा देने का सबसे शानदार तरीका होता है। हवाई हमले से बचने के लिए ब्लैकआउट किया जाता है। दुश्मन को ब्लैकआउट से की लोकेशन की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती क्योंकि उसको नीचे पूरा अंधेरा दिखता है। दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि कितनी घनी आबादी है। इससे हवाई हमले में दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है। दुश्मन को पता नहीं चल पाता कि उसके हमले से कोई नुकसान होगा या नहीं। इसी वजह से दुश्मन के लड़ाकू विमान अपना टारगेट सेट नहीं कर पाते। ब्लैकआउट की वजह से दुश्मन के विमान इमरजेंसी में लैंड भी नहीं कर पाते। यानी अगर दुश्मन का लड़ाकू विमान आता है और उसके पायलट को नीचे कुछ दिखाई नहीं देगा तो वो हमला करेगा किस पर। इस तरह से पब्लिक की जान बच सकती है और इसलिए ब्लैकआउट का अभ्यास कराया जाता है। भारत जिस तरह की तैयारी कर रहा है ऐसा आज से 54 साल पहले 1971 में हुआ। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने 14 दिन के अंदर घुटने टेक दिए।
1971 में पाकिस्तान के अटैक से बचने के लिए ब्लैकआउट और सायरन का ही सहारा लिया गया था। उस समय शाम होते ही शहरों में अंधेरा छा जाता था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमृतसर में ब्लैकआउट होता था। लोग गलती से भी घरों की लाइट नहीं जलाते थे। खिड़कियों पर काले रंग के पर्दे लगवाए गए थे। स्ट्रीट लाइट्स भी बंद कर दी जाती थी। शहरों में एयर रेड सायरन लगवाए गए थे। सायरन बजते ही लोग बंकरों में चले जाते थे। अब एक बार फिर से 1971 जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और इस बार अगर युद्ध होता है तो फिर से पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। मध्य प्रदेश में मॉक ड्रिल पर बड़ी जानकारी आ रही है। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में मॉक ड्रिल होगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में मॉक ड्रिल होगी और मध्य प्रदेश के लिए शाम 4 बजे मॉक ड्रिल का समय तय किया गया। यह सारी तैयारी पीएम मोदी के ऑफेंसिव प्लस डिफेंसिव रणनीति का हिस्सा है। यानी हमला करने के साथ साथ खुद को कम से कम नुकसान हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। पब्लिक को बताया जा रहा है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, सायरन क्या है, ब्लैकआउट क्या है। यह सब वॉर प्रिपरेशन का हिस्सा होता है और इसी के साथ पब्लिक की सेफ्टी के लिए बंकर भी बनाए जा रहे हैं। बॉर्डर स्टेट चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब, हर जगह नए बंकर बनाए जा रहे हैं। पुराने बंकरों की साफ सफाई की जा रही है जिससे दुश्मन के हमले से पब्लिक को बचाया जा सके। बिना लोकेशन बताए हम आपको पाकिस्तान के बॉर्डर के पास बने एक बंकर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं और यहां पर जगह जगह बंकर बनाए गए हैं। एक ऐसे ही सेना के बंकर के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं। मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं। नीचे उतरने से पहले दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं, ये इस तरफ पाकिस्तान है, कुछ ही दूरी पर फेंसिंग है और अगर युद्ध होता है, कोई हिमाकत होती है तो पाकिस्तानी सेना इस ओर से आक्रमण कर सकती है और ऐसी स्थिति में कैसे रोका जाएगा उसके लिए ये बंकर बनाया गया है। कंक्रीट की बहुत मोटी जो छत है वो बनाई गई है और नीचे भी आप देखेंगे तो कंक्रीट की जो दीवारें हैं उस पर ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। ये छोटे छोटे बंकर युद्ध के समय बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और महत्वपूर्ण साबित होते हैं। पब्लिक के साथ साथ सेना के जवाबी हमले के लिए भी बंकरों का इस्तेमाल होता है। बंकर का इस्तेमाल रहने के साथ साथ राशन और हथियार के स्टोरेज के लिए भी होता है। दरअसल बंकर जमीन के नीचे बने घर की तरह होते हैं। इनकी दीवारें कई फीट मोटी बनाई जाती हैं। दीवारें कंक्रीट या लोहे की मोटी परत से बनती हैं। बंकर्स के लिए प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन मेथड का प्रयोग होता है। जमीन के ऊपर लोहे के सांचों में कंक्रीट भरी जाती है। बंकर की दीवारें और छत कारखानों में तैयार होते हैं। दीवारों और छतों को पहले से सेट ढांचे में फिट कर दिया जाता है। इस तकनीक से 2 से 3 दिन में बंकर बन जाता है। बंकर में हवा के लिए ब्लास्ट वॉल भी लगाए जाते हैं। बंकर इतने मजबूत होते हैं कि दुश्मन की गोलीबारी और ग्रेनेड हमले का इस पर कोई असर नहीं होता। मॉक ड्रिल से जुड़ी एक और बड़ी खबर, हरियाणा के 11 और पंजाब के 20 शहरों में भी मॉक ड्रिल होगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी मॉक ड्रिल की खबर है। रात के समय सायरन बजते ही यहां पर भी ब्लैकआउट हो जाएगा। यानी आप देखिए देश के कई हिस्सों में कल एक साथ जो है वो मॉक ड्रिल होगा। कुछ जगहों पर अलग टाइमिंग होगी लेकिन कई राज्यों में एक साथ जो है वो मॉक ड्रिल की खबर आ रही है। भारत ने इतनी तैयारी कर ली है कि अगर पाकिस्तान चाह भी ले तो कुछ नहीं कर पाएगा। भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम और मैकेनिज्म हैं जो पाकिस्तान के हमलों को आसमान में ही नाकाम कर देंगे। एयर डिफेंस किसी भी देश की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। लेकिन अभी जो आप मॉक ड्रिल की तस्वीर दिखा रहे थे वो दिखा रहा था कि नरेंद्र मोदी, आप सोचिए किस लेवल पे सोचते हैं। ठीक है, हम तैयार हैं, हम उनको 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान को 2 मिनट में जो है वो निपटा दें या सब 4 दिन 5 दिन में निपटा दें, जो भी कर दें, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन भाई सेफ्टी फर्स्ट, नागरिकों को भी ध्यान में रखो। पाकिस्तान कुछ ऐसा नहीं कर रहा, उसको पता है कि भाई हमको तो ठोके जाना है, उसको नागरिकों से भी मतलब नहीं। लेकिन हथियार के मामले में भारत दुनिया के गिने चुने देशों में है जिसका एयर डिफेंस बहुत मजबूत है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। भारत के पास कई एयर डिफेंस सिस्टम है जिनमें सबसे घातक है S-400, जिसे आसमानी ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जिसका निशाना अचूक है। S-400 को भारत ने रूस से खरीदा और दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम इसको कहते हैं, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक की। एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उसमें से 36 टारगेट तबाह कर सकता है। S-400 के अलावा भी भारत के पास कई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसमें भारत का स्वदेशी आकाश सिस्टम शामिल है, जिसे DRDO ने तैयार किया है। आकाश डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को टारगेट करता है। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का बना हुआ है, जो अपने हथियार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। स्पाइडर डिफेंस सिस्टम तेजी से रिएक्ट करता है
और छोटे हमलों के लिए एकदम परफेक्ट होता है। लेदर बॉल को मारेंगे और छक्का मार देंगे, कैसे मारोगे? तुम तो पूरी ताकत लगाओगे, लेकिन प्लास्टिक के बैट से नहीं होता है भाई, लकड़ी का बैट लगता है। वैसे ही पाकिस्तान पूरी ताकत भी लगा देगा तो भारत के सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। और इसीलिए पाठशाला में अब नया चैप्टर खोल रहा हूं। मदद के लिए गिड़गिड़ाते पाकिस्तान की बंद कमरे में छीछा लेदर कैसे हुई है, चीन ने कैसे पाकिस्तान को धोखा दे दिया है, और कैसे बलूचिस्तान में वॉर शुरू हो गई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत में गुस्सा है। बदले के लिए भारत भयंकर तैयारियां कर रहा है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा फंदा तैयार किया है जिससे बचने की कोशिश में पाकिस्तान का गला और कसता जा रहा है। भारत के हमले के डर में पाकिस्तान जो है वो ढंग से सो भी नहीं पा रहा। शहबाज शरीफ से लेकर मुनीर तक का बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। कोई नई तारीख बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बौखलाहट में पाकिस्तान भारत को एटम बम की धमकी भी दे रहा है, जबकि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत ने हमला किया तो उसका भूगोल बिगड़ जाएगा। भारत के खिलाफ जंग में वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए पाकिस्तान कभी अमेरिका, कभी ब्रिटेन, कभी रूस और चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भाई कोई तो बचाओ। यहां तक कि पाकिस्तान मदद की गुहार लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र चला गया, यूनाइटेड नेशन, लेकिन वहां भी गया तो उसकी छीछा लेदर हो गई। पाकिस्तान की कोई पैतरेबाजी काम नहीं आ रही। आप मत करें वो हाल जो बांग्लादेश में हुआ था। दुनिया की जंगी तारीख में तो रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भाई खुफिया इनपुट मिल गया है, भारत 24 से 36 घंटों के अंदर भारत अटैक कर देगा। इनमें से एक का तुक्का नहीं लगा। लेकिन मैंने आपको पाठशाला में पहले ही बताया था कि ये कोई भी जो है ना वो तैयारी नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं, ये हिसाब कर रहे हैं कि भाई इनको पता है कि अटैक होगा और अभी से हल्ला करो ताकि कोई तो मदद के लिए आए। दरअसल भारत के अटैक की नई तारीख बताना पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जिसके जरिए वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की सांस पर पाकिस्तान को भारत के साथ आपसी बातचीत से मुद्दों को सुलझाने की नसीहत दी। यानी उनको कहा गया कि हम लोग नहीं आएंगे बीच में भाई, तुम आपस में देखो, हम नहीं समझा पाएंगे मोदी को। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और इसकी जवाबदेही तय करने की मांग की गई। यानी पाकिस्तान को कहा गया कि जो तो कांड किए हो उसका कुछ तो हिसाब तो होगा ना भाई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पहलगाम हमले के दौरान धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाने का भी मुद्दा उठा। बैठक में सदस्य देशों ने पाकिस्तान की गोद में पल रहे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। बैठक में मौजूद यूएनएससी के सदस्य देशों ने पाकिस्तान को फटकार लगाई और कहा कि मिसाइल टेस्ट और परमाणु युद्ध की धमकी देकर पाकिस्तान ने खुद अपनी मुसीबत बढ़ाई है। पाकिस्तान ने भारत के सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने का मुद्दा उठाया, लेकिन इस पर भी उन लोगों ने चर्चा नहीं की। सबसे हैरानी की बात यह रही कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने भी पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान से तीखे सवाल पूछे। साथ ही बैठक में पाकिस्तान को चीन का भी साथ नहीं मिला। यानी चीन ने भी वहां धोखा दे दिया। उसने देखा कि भाई यहां तो कोई दे ही नहीं रहा साथ, सब इंडिया के साथ है, सब भारत के साथ है। तो उसने कहा भाई एक काम करना, तू उधर कोने में खड़ा हो जा, मेरे पास मत खड़ा हो, लोग सोचेंगे मैं तेरे साथ हूं। ये चीन ने हालत कर दी पाकिस्तान की, भाई कोने में जाके खड़ा हो जा तू। जबकि चीन के भरोसे ही पाकिस्तान यूएनएससी की बैठक से पहले उछल रहा था। लेकिन यूएनएससी की क्लोज डोर मीटिंग में किसी भी देश की तरफ से ना तो कोई प्रस्ताव आया, ना ही किसी देश ने इस पर कोई बयान दिया। हां, बैठक की वजह से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती जरूर हो गई, जो भारत को लेकर दुनिया के सामने झूठ परोसने की कोशिश कर रहा था। भारत के हमले का डर पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहा और इसकी बड़ी वजह है भारत को आतंकवाद के खिलाफ एक्शन के लिए पूरी दुनिया से मिल रहा समर्थन। भारत में कुछ लोग कहते थे, अरे नरेंद्र मोदी तो विदेश घूमने जाते हैं, मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है। बॉस, आज की डेट में नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है, उनके 10 साल की मेहनत है बॉस। दुनिया में घूम घूम के पाकिस्तान को एक्सपोज किया, दुनिया में घूम घूम कर भारत की मजबूती जो है वो पेश की। राहुल गांधी विदेश जाके बताते हैं, अरे भारत में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब खत्म हो गया है, ऐसा वैसा। नरेंद्र मोदी जा जाके बताते आए कि बॉस आज का इंडिया कहां है, आपको आके देखना चाहिए, आओ आओ, भारत है ये, हमारा नया भारत, ये इन्वेस्ट करने की जगह है, भारत सबसे तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ाया। आज नरेंद्र मोदी ने भारत को वहां खड़ा कर दिया है कि कोई हिम्मत नहीं कर रहा कि भारत को बोले कि सर थोड़ा सा छोड़ दीजिए ना, इसको जान दीजिए, हो गई गलती। कोई नहीं बोल रहा बॉस, सबको मोदी पे यकीन है। कुछ लोग पूछते थे कि मोदी काहे गए थे नवाज शरीफ की बिरयानी खाने। उसी बिरयानी तो खैर नहीं खाए, लेकिन उसी पाकिस्तान जाने का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी दुनिया को यकीन दिला पाए कि देखो मैंने ट्राई किया था इनके साथ रिश्ते सुधारने का, लेकिन ये 2 कौड़ी का देश है, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। वहां से पूरी पिक्चर बदल दी थी नरेंद्र मोदी ने। और आज अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन ने भी साफ कर दिया कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का पूरा समर्थन करेगा।
जिसे पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन के लिए अमेरिका का ग्रीन सिग्नल माना जा रहा है। देख लीजिए कि अमेरिका के कौन कौन से बड़े चेहरे आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई में भारत के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। भाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो क्लियर कह चुके हैं मैं बीच में नहीं आ रहा, ये आपस में देखेंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वो निंदा कर चुके हैं हमले की, कह चुके कि भारत को एक्शन करना चाहिए। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड, FBI डायरेक्टर काश पटेल सब कह चुके हैं कि वो भारत के साथ है। और अब अमेरिकी संसद के स्पीकर ने दो टूक कह दिया है कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ रिश्ते की अहमियत समझता है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की पूरी ऊर्जा और संसाधनों के साथ मदद भी करेगा अमेरिका। सुनिए अमेरिका के स्पीकर। And India has to stand against terrorism there as well. We'll do everything we can in the U.S. to support those efforts, and I think that's all part of this relationship as it develops. The Trump administration clearly understands the importance of that relationship and clearly understands the importance, the threat of terrorism. And so I think if that threat is increased, I think you'll see the administration. ही तमाम कर देगा। बेचारा पाकिस्तान पहले ही समंदर में बहुत कमजोर है और ऊपर से भारत तमाल लेकर आ रहा है, तो सोचिए भारत पाकिस्तान का क्या हाल करेगा। आगे बढ़कर आपको इस हथियार की खासियत बताता हूं, कैसे तमाल रूस से आ रहा है। तमाल है क्या, पहले इसको समझिए। रूस में बना तमाल एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, यानी ये दुश्मन के रडार सिस्टम की रेंज में आता ही नहीं है। पाकिस्तान की नेवी इसकी लोकेशन ही पता नहीं लगा पाएगी। इस पर ब्रह्मोस और एंटी शिप क्रूज मिसाइल के अलावा एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर तैनात किए जा सकते हैं। इसमें 324 mm के ट्रिपल टॉरपीडो लॉन्चर लगे हैं जो दुश्मन की सबमरीन को समंदर में ही निपटा सकता है। समंदर के अलावा आसमान से आने वाले दुश्मन के हथियारों को एक बटन दबाकर उड़ा सकते हैं। इसमें एंटी एयर वॉरफेयर मिसाइल तैनात की जा सकती है। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इसमें 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। इस वॉरशिप पर एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। तमाल में 100 मिलीमीटर की मल्टीपर्पज आर्टिलरी गन लगी है। यह हथियार -10 डिग्री से लेकर +85 डिग्री तक घूमकर हमला कर सकती है। इसके अलावा यह एक बार में 3000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। तो ये वो आपका ये नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए रूस से आ रहा शिप है तमाल, जो है बहुत कमाल का और पाकिस्तान का काल बनेगा। लेकिन पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, हमले के डर के बीच डिफेंस पर पाकिस्तान अपना खर्च बढ़ाने जा रहा है। 18% तक पाकिस्तान अपना खर्च बढ़ाएगा। जुलाई में पाकिस्तान का बजट पेश होने वाला है, लेकिन तब तक तुम अपना बजट बढ़ा के करोगे क्या? उसके पहले ऐसा ना हो कि तुम्हें बजट घटाना पड़े, क्योंकि पीओके का विकास तो हम करने लग जाएंगे, ऐसा ना हो जाए। तो तुम्हारा बजट कहीं और यूज कर लेना और बाकी का अपना देख लेना। पाकिस्तान का मौजूदा रक्षा बजट करीब 64,000 करोड़ रुपए और उसे बढ़ाकर अब 75,000 करोड़ रुपए करने की संभावना है। ये पैसा कहां से लाओगे जब पैसा बचेगा ही? हालांकि इस समय रूस में इंडियन नेवी के 200 जवान तमाल पर मौजूद हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, और इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी महीने के अंत तक तमाल को भारत लाया जाएगा। यह वॉरशिप भारत रूस रक्षा समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत 4 तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2 रूस के यंत्र शिपयार्ड में और बाकी के 2 भारत के गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तमाल को अरब सागर में तैनात किया जा सकता है, ताकि वक्त आने पर पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। आपको यह भी बताता हूं कि भारत का तमाल किस तरह पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। अरब सागर में तमाल की तैनाती के बाद इसकी रेंज में पाकिस्तान का कराची, पाकिस्तान का हैदराबाद जैसे शहर के अलावा ग्वादर पोर्ट भी होगा। इसमें तैनात ब्रह्मोस मिसाइल की 3000 किलोमीटर की स्पीड से पाकिस्तान पर हमला करने की क्षमता है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 300 से 500 किलोमीटर की है, यानी इस हिसाब से 10 सेकंड के अंदर पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने की ताकत अभी तक पाकिस्तान के पास है ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि पीएम मोदी और भारत की सेना कितने बड़े अटैक की तैयारी कर रही है। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि तमाल को रोकने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स इस पर हमला कर सकती है। पाकिस्तान ने ऐसा किया तो उसे जवाब देने के लिए भारत के पास एक और अचूक हथियार है, और इसका नाम है गांडीव मिसाइल। जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से कौरवों का अंत किया था, उसी तरह भारत की गांडीव मिसाइल पाकिस्तानी फाइटर जेट को आसमान में तबाह कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल में शामिल है। इसकी स्पीड के सामने अमेरिका का F-16 और चीन का JF-17 जैसे फाइटर जेट्स खिलौने साबित होंगे। यह मिसाइल पाकिस्तानी एयरफोर्स को हवा में ही खत्म कर देगी। यह गांडीव की ताकत।
पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान सोशल मीडिया पर चीन की PL-15 मिसाइल की भी तस्वीर दिखा रहा है, माहौल बना रहा है कि तुर्की से भी उसके पास मिसाइल्स आ रही, लेकिन भारत की गांडीव के सामने पाकिस्तान के ये हथियार फुस साबित होने वाले हैं। गांडीव एक ड्यूअल फ्यूल रैमजेट इंजन वाली एयर टू एयर मिसाइल है। रैमजेट इंजन की वजह से यह ज्यादा दूर तक और तेज स्पीड से अटैक करती है। इसे सुखोई 30 MKI और तेजस में लगाया जा रहा है। इस मिसाइल की रेंज 20 किलोमीटर की ऊंचाई से 340 किलोमीटर है। अगर इस मिसाइल को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से अटैक किया जाता है तो इसकी रेंज 150 किलोमीटर हो जाती है। यह मिसाइल करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अटैक करती है। यानी जैसे ही पाकिस्तान के फाइटर जेट उड़ान भरेंगे, वैसे ही भारत के सुखोई और तेजस बिना बॉर्डर क्रॉस किए गांडीव मिसाइल यहां से ठोक देंगे। गांडीव अपनी कैटेगरी की इतनी एडवांस मिसाइल है कि यह पूरी जंग की तस्वीर बदल सकती है। तो यह भारत की कुछ ताकत आपको दिखा रहा हूं भाई, अभी तो पूरा दिखाया ही नहीं है। यह है माहौल। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा पाकिस्तान से बर्बादी की एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है, लेटेस्ट in association with DBS Global University Dehradun, converging AI and passion into business. When the stakes are high and the answers are elusive, there's one voice unafraid to challenge the status quo. At 8 p.m., I am not here to sugarcoat the truth. I am here to ask the